हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सिद्धू क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। तो जैसा कि अपनी जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, 8th क्लास की जो हिस्ट्री हो रही है एनसीईआरटी की, उसमें आपको 5 पार्ट करवाए जा चुके हैं, जिसमें आपके 9 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। तो आज जो क्लास है वो पार्ट 6 होगी, जिसमें आपकी जो 8th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री है वो खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, तो जो आज के जो दो चैप्टर्स हैं वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो पार्ट 5 का जो 2 चैप्टर्स थे और ये जो पार्ट 6 के 2 चैप्टर्स जो आज हम करेंगे, उनसे जो क्वेश्चंस है डायरेक्टली पुट होते ही होते हैं। तो ठीक है, तो चलिए आज का सेशन जो है शुरू करते हैं। तो जो पार्ट 6 में जो आज 2 चैप्टर्स हैं आखिरी के, उसमें पहला चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि पिछली जो क्लासेस थी उनमें हमने क्या क्या पढ़ा था। उनमें हमने पढ़ा कि कैसे भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा करके जो रियासतें थी उनका अधिग्रहण कर लिया था, उन पे अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। ठीक है, नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की उन्होंने शुरुआत की थी। किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में वे क्या क्या बदलाव लेके आए थे। जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने जो हमारे भारत की जनता में किसान थे, आदिवासी समूह थे, आम जनता थी, उनके जिंदगी में उनके द्वारा लाए गए नियमों से क्या क्या बदलाव आए थे, ये जाना था हमने। और जो 19वीं सदी में उन्होंने जो शैक्षणिक बदलाव किए थे वो हमने पढ़ा। महिलाओं की स्थिति कैसे बदली थी और जाति व्यवस्था पे कैसे वाद विवाद करके इसे चुनौती दी गई थी। उसके बाद सामाजिक और धार्मिक सुधार किए गए थे, और 1857 के विद्रोह के बाद और उसके बाद की क्या स्थिति थी ये हमने पिछली कक्षाओं में जाना। फिर जो उद्योग हमारे यहाँ पर चलते थे, कपड़ा उद्योग था, इस्पात था, लोहा उद्योग था, इन सब पे कैसे पतन किया गया इनका अंग्रेजों द्वारा अपने वहां से चीजों का आयात करके। और फिर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद कैसे हमारे यहाँ पे जो उद्योग चल रहे थे उनका कैसे दोबारा से विकास हुआ, ये हमने जाना। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो अब होता है शुरू। तो इसमें क्या है कि जो भारत है, भारत का मतलब है कि जो यहाँ की जनता, यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है भारत। ये भारत का मतलब है। जो हमारा देश भारत है और उसके जो सारे संसाधन है, इसकी सारी व्यवस्था जो है, जो आम जनता है उन सभी के लिए है। अब लोगों की जो हमारे यहाँ की जनता थी उनको अच्छे से समझ आने लगा था कि अंग्रेज जो थे भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं हो जाता भारत यहाँ के लोगों का मतलब भारतीयों का नहीं हो सकता था। ठीक है, तो ऐसी जो राष्ट्रवादी भावना थी वो लोगों के मन में आने लगी। राजनीतिक संगठनों में यह भावना स्पष्ट तौर पे दिखाई देने लगी थी। यह संगठन जो थे लोगों को संप्रभु बनाने के लिए कार्य कर रहे थे। अब संप्रभु वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से जो कदम उठाने की क्षमता होती है उसको हम संप्रभु बोलते हैं। ठीक है, जो संप्रभुता का जो आधुनिक विचार था और जो राष्ट्रवाद का जो बुनियादी तत्व होता है वो संप्रभुता ही होती है। जो यह संगठन बनाए गए थे राष्ट्रवादी, इस जो इनकी धारणा यह थे कि ये धारणा बनाकर चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी बीच में ये मतलब कि जो विद्रोह होने लगे थे, उसके बाद क्या किया अंग्रेजों ने कि 1878 में
आर्म्स एक्ट पारित किया, जिसके तहत भारतीयों के द्वारा अपने पास हथियार जो थे वो रखने के अधिकार को छीन लिया गया। और इसी साल में 1878 में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1878 में। ठीक है स्टूडेंट्स, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों का मुंह बंद करवाया जा सके। इस कानून में क्या प्रावधान था कि यदि किसी समाचार पत्र में कोई भी अपमानजनक खबर छपती है अंग्रेजों के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त जो है कर ली जाएगी। ठीक है, ये था हमारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयत्न किया। इस विधेयक में यह प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर होने वाले मुकदमों का फैसला खुद कर सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के मध्य जो है समानता स्थापित की जा सके। तो ये क्या था, 1883 का इल्बर्ट बिल। प्रयत्न तो किया था इसे लागू करने का, परंतु यह हो नहीं पाया, क्योंकि जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि लोगों को लगता था कि जो भारतीय, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय होगा न्यायाधीश बनेगा, वो जो है सही फैसला लेगा, अंग्रेजों की तरह अपनी तानाशाही नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का फैसला लिया। तो अब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम आया है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बंबई में। ठीक है, ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनका शॉर्ट नेम था एओ ह्यूम, के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो थी स्थापना की गई थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसका जो पुराना नाम था, वो जो प्रारंभिक शुरू में जब पार्टी का गठन हुआ था तब इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने सुझाव दिया और इनके सुझाव देने के बाद इस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो दादा भाई नौरोजी थे, इनकी एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक थी? ये दादा भाई नौरोजी की। इसमें इन्होंने ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों के प्रति बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी थी। ठीक है, तो अब ये जो हमारा जो संगठन, जो राष्ट्रवादी संगठन जो बना था, इसके जो प्रारंभिक नेता थे वे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर आदि ऐसे प्रसिद्ध लोग जो इस संगठन के प्रारंभिक नेता थे। ठीक है, तो इसमें एक जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, इन्होंने 1887 में अध्यक्ष की, मतलब जब 1887 में जब कांग्रेस की सभा हुई, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की। और उस दौरान इन्होंने एक कथन कहा, इन्होंने कहा कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संख्या है। तो यह कथन किसका था? बदरुद्दीन तैयब जी का। ठीक है, कथनों को चैप्टर्स में इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो एचएसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में देखा गया था कि एक दो कथन जो है वो परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए चैप्टर्स में इन कथनों को लिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जो कांग्रेस की क्या मांग थी? कांग्रेस की मांग थी कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाए, और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहां उनका गठन किया जाए। ठीक है, सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए, सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी जो है परीक्षा आयोजित की जाए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट जो लागू हुआ था उसको निरस्त किया जाए, और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। ये कांग्रेस ने मांग रखी थी अंग्रेजों के सामने। तो जो
कांग्रेस थी, इन्होंने कुछ आर्थिक मुद्दे भी उठाए थे। कांग्रेस का कहना था कि जो ब्रिटिश सरकार है ना, ब्रिटिश शासन की वजह से भारत में गरीबी और अकाल जो है पड़ रहा है। इन मुद्दों पर कांग्रेस ने मांग की कि लगान कम किया जाए, जो टैक्स जो लगा रखा था उसको कम किया जाए, और जो फौजी खर्चे थे उनके उनमें कटौती की जाए, और लोगों की खेती के लिए, सिंचाई के लिए ज्यादा से ज्यादा डोनेशन जो है, अनुदान उनको दिया जाए। ठीक है। अब 18वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ कि अंतिम समय में लगभग जैसे 1890 के दशक में काफी लोग जो थे, जो कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पे सवाल खड़े करने लगे थे। जो कांग्रेस का जो नरम रुख था ना, कांग्रेस ब्रिटिश शासन के मतलब साथ में बहुत नरम रुख बरता करती थी। तो कुछ लोग जो थे इनकी कार्यशैली पे सवाल खड़े करने लगे थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बछिंद्र पाल जैसे जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वे इनके जो कांग्रेस के नरम स्वभाव की आलोचना करने लगे थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया। क्या नारा दिया इन्होंने? इन्होंने नारा दिया कि स्वतंत्रता जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है। ये जो कथन था ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी की परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। अब 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल प्रांत का विभाजन कर दिया। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसके द्वारा किया गया? वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो उस समय जो बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा और समृद्ध प्रांत था। आप जानते हैं कलकत्ता को अपनी राजधानी उन्होंने बनाया हुआ था, तो बंगाल इस दृष्टि से उनके लिए सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध राज्य था उस टाइम अंग्रेजों के लिए। तो वर्तमान जो बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्से हैं, वो भी उस वक्त बंगाल का भाग थे। तो अब बंगाल के विभाजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या हुआ कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इसके एक भाग में पूर्वी बंगाल और दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल दिया गया। ठीक है। तो जो पूर्वी बंगाल था ना, इसमें असम का कुछ इलाका जोड़ा गया पूर्वी बंगाल में, और ढाका इसकी राजधानी बनाई गई। और जो पश्चिम बंगाल जो बना था, उसमें बिहार और उड़ीसा के कुछ जो जगहें थी वो जोड़ी गई, और इसकी राजधानी कलकत्ता को बनाई गई। ठीक है। तो जो पूर्वी बंगाल था, बना था उस समय 1905 में विभाजन के बाद। तो जो वहां के प्रथम गवर्नर नियुक्त किए गए थे वो थे ब्लूमफील्ड फुलर। ठीक है। और वहीं पश्चिमी बंगाल के जो प्रथम गवर्नर नियुक्त किए गए थे वो थे एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है। तो ये जो बंगाल विभाजन हुआ था, ये हुआ था अपना 1905 में। कब? 16 अक्टूबर में। 16 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ था कि बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। जिस दिन इसका विभाजन हुआ ना बंगाल का, उसी दिन यहाँ पे शोक दिवस मनाया गया, 16 अक्टूबर 1905 को। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने इसे राखी दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है। बंगाल के विभाजन के समय समस्त देश में अत्यधिक रोष की लहर थी। इससे जो संघर्ष पैदा हुआ उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जो बंगाल विभाजन के बाद जो रोष पैदा हुआ था ना जनता में, उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के डेल्टाई प्रदेशों इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वंदे मातरम आंदोलन के नाम से कहा जाना जाता है? आंध्र प्रदेश के डेल्टाई जो प्रदेश थे वहां पर। ठीक। अब 1906 में क्या हुआ? 1906 में मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। ठीक है। लीग ने जो बंगाल विभाजन था उसका समर्थन किया था। तो बंगाल विभाजन का जो समर्थन करने वाले थे वो कौन थे? मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो। ठीक है। अब इसी दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। ठीक है। अब महत्वपूर्ण घटनाएं क्या घटी कि 1900 लीग की मांग थी कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। ठीक है। वो अपने लिए अलग निर्वाचन मंडल मांग रहे थे। और 1909 में जो
सरकार ने यह मांग मान ली थी। ठीक है। 1907 में क्या हुआ, इन्हीं घटनाओं के दौरान 1907 में क्या हुआ था कि कांग्रेस जो थी, सूरत का एक अधिवेशन हुआ था। कब? 1907 में। ये जो सूरत अधिवेशन है 1907 में, काफी बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। मैं लिख देता हूं, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। तो इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि जो तो कांग्रेस थी ना, वो दो भागों में टूट गई थी। जो दो भाग टूटे थे, वो एक तो गरम दल था और एक नरम दल था। अब 1916 में क्या हुआ कि एक समझौता हुआ, जिसे हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। तो इस समझौते के तहत क्या हुआ, जो गरम दल था उन्होंने जो कांग्रेस में वापसी कर ली, और यह जो समझौता हुआ था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अब दोनों जो संगठन थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन्होंने देश में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया था इस लखनऊ समझौते में। ठीक है। अब 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था, वो धीरे धीरे एक जन आंदोलन में बदलने लगा था। जो जनता थी वो भी इस आंदोलन में कूद पड़ी थी, इसलिए इसे जन आंदोलन बोला गया है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 18 के बीच में। इस प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, इसने भारत की जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति थी वो बिल्कुल बदल के रख दी थी। युद्ध की वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। ठीक। जो ब्रिटिश सरकार का जो रक्षा में, जो अपना डिफेंस में जो भी उनका खर्चा होता था, उसमें भारी इजाफा हुआ था। ब्रिटिश ने इस खर्चे को पूरा करने के लिए क्या किया? टैक्स बढ़ा दिए। ठीक है। इससे आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ गया, और युद्ध में ब्रिटिशों को अधिक सैनिकों की आवश्यकता पड़ने लगी। तो उन्होंने गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। और इसी समय पे क्या हुआ? 1917 में रूस की भी क्रांति हुई। तो रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में। ठीक है। अब गांधी जी तो थे, ये जो रूस की क्रांति हुई थी ना, इस रूस की क्रांति की जब खबर जब इंडिया में फैली ना, तो यहाँ के जो राष्ट्रवादी थे उनको नई प्रेरणा मिलने लगी। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जब विश्व युद्ध छिड़ चुका था, तो एक घटना घटी कि गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे गांधी जी? तो 1915 में। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने जो भारत की स्थिति थी उसको गहराई से समझा, और कई आंदोलन करने के बाद उभर कर सामने आए। अब हम जो है कुछ आंदोलनों के बारे में जानते हैं। रोलेट एक्ट, जो रोलेट एक्ट था, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पहला अखिल भारतीय संघर्ष कौन सा था? रोलेट का जो सत्याग्रह हुआ था। क्या था ये? लोगों के आह्वान के द्वारा गांधी जी ने घोषणा की कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया। यहाँ पे बंगाल विभाजन के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, और रविंद्र टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर ही चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड जैसा नरसंहार के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और रोष प्रकट करने के लिए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। ठीक है। नाइटहुड क्या होता है? ब्रिटिश राजा या रानी की ओर से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि थी। ये नाइटहुड की उपाधि जो थी। अब तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, मैं बता देता हूँ। वैसे तो जनरली जानते हैं ये सब, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था कि इसके जो विरोध में जगह जगह जनसभाएं हुई, जुलूस निकाले गए और हड़तालें कर दी गई, और इन आंदोलनों को कुचलने के लिए सरकार ने बहुत सख्ती से कदम उठाए थे। परंतु अब ये जो आंदोलन था, ये
जन आंदोलन बन चुका था। ठीक है, लोग इसमें कूद पड़े थे। तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन 20 के दशक की मध्य में दो प्रमुख घटनाएं थी। ठीक है, अब कुछ आंदोलन जो हुए वो थे, एक तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1920 में जो थे अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जिनको खलीफा बोला जाता था, उन पर बहुत ही ज्यादा सख्त संधि जो थी वो थोप दी थी। तो जलियांवाला बाग की घटनाओं से लोगों में पहले से ही रोष था। जो भारत के मुस्लिम समुदाय के लोग थे वे चाहते थे कि जो पूरा जो ओटोमन साम्राज्य था उसे जो उस पे पवित्र मुस्लिम खलीफा का नियंत्रण था वो बना रहना चाहिए। तो जो खिलाफत आंदोलन था वो किसके विरोध में हुआ था कि जो तुर्की पर अंग्रेजों द्वारा संधि थोप दी गई थी 1920 में, इसके खिलाफ ये आंदोलन छिड़ा। तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये भी, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, भारत में सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन जो थे ये दोनों शुरू करना चाहते थे इसके बाद। तो 1921 से 22 के दशक में क्या हुआ कि लोगों ने अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दिया था। वकीलों ने वकालत छोड़ दी, बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, उपाधियों को वापस कर दिया गया था, जो विधानमंडल थे उनका बहिष्कार किया जाने लगा था, जो विदेशी कपड़े थे उनको जगह जगह पे जलाया जाने लगा था। ठीक है, अब गांधी जी ने जो ये जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या था कि जो गांधी जी थे वो हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। ठीक है, तो इसी बीच असहयोग आंदोलन जब जारी था तो एक घटना घटी बहुत बड़ी, जिसके कारण गांधी जी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ गया था। तो ये घटना क्या थी? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस के 22 सिपाहियों को थाने सहित जला दिया था। तो ये चोरी चोरा कांड के नाम से फेमस है। इसकी तारीख भी इंपॉर्टेंट है, जगह भी इंपॉर्टेंट है। पेपर्स जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जा चुका है काफी बार। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले, इस जगह पे चोरी चोरा में। अब ये जो आंदोलनकारी थे इन्होंने ऐसा क्यों किया? जब ये अपनी जो जुलूस था इसको निकाल रहे थे तो इनके जो शांतिपूर्ण जुलूस पे था अंग्रेजों ने गोली चला दी थी, जिसकी वजह से ये कांड हुआ था। ठीक है, अब 1930 में क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। ये भी पूछा जा चुका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? और इस आंदोलन के शुरू होने के बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो जो हमारा परतंत्र मतलब कि जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था उस समय में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 1930 में ही गांधी जी ने ऐलान किया कि वे नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। अब ये नमक कानून, अंग्रेजों ने हमारे देश में ना नमक कानून एक लागू थोप दिया था हमारे ऊपर। लागू तो क्या किया? थोप दिया। ठीक है, उन्होंने नमक पर टैक्स लगा दिया। ठीक है, वो नमक पे टैक्स वसूल करना चाहते थे, बट जो राष्ट्रवादी थे उनका मानना यह था कि जो नमक है हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा है, इस पे टैक्स लेना सरासर गलत है। तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए गांधी जी ने और उनके 78 अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और नमक इकट्ठा किया और जो नमक कानून था उसका सार्वजनिक रूप से उल्लंघन कर दिया। तो जो जो दांडी मार्च थी ये कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को। इसकी जो डेट है ना स्टूडेंट्स याद रखना, एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछी जाती है। ये कब शुरू हुआ दांडी मार्च? 12 मार्च 1930 को। और ये जो नमक कानून था कब तोड़ा गया था? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, ये जो तारीख है ना ये अभी प्रीवियस जो एचएसएससी से
एग्जाम हुए ना, उनमें एक पेपर में पूछी गई थी डायरेक्टली ये डेट। ठीक है, तो 12 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक जो इकट्ठा किया समुद्र तट से, वहां पे ये नमक कानून उन्होंने तोड़ दिया। अब भारतीय जनता के ये जो संघर्ष थे, जनता के जो संघर्ष थे, इनके कारण 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई। सरकार ने घोषणा की कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए आम चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार जो थी वो स्थापित हुई थी। ठीक है, एक पॉइंट ऊपर रह गया, इसे डिस्कस कर लेते हैं। फैक्ट है ये, जो सरोजनी नायडू थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली जो थी पहली महिला थी, भारतीय महिला थी ये। बट जो अगर पहली भारतीय ना होकर केवल महिला आ जाए तो वो एनी बेसेंट आएगा वहां पर। ठीक है, तो अगर भारतीय पूछे तो सरोजनी नायडू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पर नियुक्त हुई थी। ओके, अब इसके बाद जो दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? सितंबर 1939 में। ठीक, सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद क्या हुआ? भारत अंग्रेजों का जो साथ था वो देने को तैयार बिल्कुल भी नहीं था। अब भारत ने अंग्रेजों को साथ देने के लिए क्या शर्त रखी? उन्होंने ये शर्त रखी कि भारत साथ तब देगा जब उन्हें युद्ध खत्म होने के बाद स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी तो कांग्रेस की सरकार ने विरोध में क्या किया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, 1900, ये पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे। 1939 में जो विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जो गांधी जी ने अंग्रेजों को चेतावनी दी थी कि अब जो है भारत छोड़ दें, और अब एक नए आंदोलन का जो था चरण शुरू हो चुका था। इसी दौरान इसी जो आंदोलन में इन्होंने करो या न मरो का नारा दिया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, अंग्रेजों ने गांधी जी व कई नेताओं को क्या किया? इसमें जेल में डाल दिया। परंतु अब जब ये जन आंदोलन बन ही चुका था, वह धीरे धीरे फैलने लगा। ठीक, 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र जो थी, पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की थी। ठीक है, और इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि जब ये जो द्वितीय विश्व युद्ध यह खत्म हुआ, कांग्रेस ने तो इस्तीफा दे ही दिया था, तो 1946 में प्रांतीय चुनाव जो थे वो दोबारा हुए और सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था। परंतु जो मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर जो रिजल्ट आया था इस इलेक्शन का वो अच्छा नहीं था, और धीरे धीरे जो ये लीग थी मुस्लिम लीग, ये पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। कैबिनेट मिशन के विफल होने के बाद पाकिस्तान की मांग के लिए लीग ने जन आंदोलन तक चलाया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। कब? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पुट किया जा चुका है काफी बार। तो ये जितना भी आज आपको रिटन मटेरियल दिया गया है, ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसीलिए आज मैंने इसे अपनी क्लास में ऐड किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इस जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस था, इसके बाद 1947 तक देश में जो थी हिंसा फैल चुकी थी। ठीक है, और ये हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि लोग अपनी अपनी जगह छोड़कर जाने लगे और विभाजन हुआ हमारे देश का, और पाकिस्तान नामक नया देश विश्व के नक्शे पे निकलकर सामने आया। तो जो एक दो पॉइंट्स रह गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने बगैर किसी को सूचित किए कलकत्ता छोड़ दी और जर्मनी के रास्ते होते हुए कहां पहुंचे? सिंगापुर।
सिंगापुर में भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज की, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। ठीक है, कहां पे स्थापना की? सिंगापुर में। 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की तरफ से भारत पर हमले का प्रयास किया, परंतु यह योजना सफल नहीं हो पाई। ठीक है, जो राष्ट्रवादी नेता थे एक दक्षिण में नमक सत्याग्रह में भी गांधी जी के साथ थे, सी राजगोपालाचारी। 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसके ये सदस्य थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे। ये इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, उन्हें लोग राजा जी के नाम से संबोधित करते थे। तो राजा जी के नाम से किसे संबोधित किया जाता था? सी राजगोपालाचारी को। तो जो राष्ट्रवादी नेताओं थे इनमें एक प्रसिद्ध नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने क्या किया था? खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा 10वां चैप्टर तो था जो था, और आज का जो पहला चैप्टर था वो खत्म होता है। ठीक है, इसमें टोटली जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ और हमारे देश को आजादी मिली उसके बारे में था, उनसे जो रिलेटेड फैक्ट्स थे उनको हमने डिस्कस किया। आइए अब दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर है वो है स्वतंत्रता के बाद। तो ये जो चैप्टर है ना, ये स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में संविधान कानून कैसे लागू हुए इसके बारे में जानकारी देता है ये चैप्टर। आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो उसके सामने काफी बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। पटवारी की वजह से जो काफी मात्रा में शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे, इनके रहने के लिए रोजगार का इंतजाम करना था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। इन सभी रियासतों को जोड़कर एक राष्ट्र के रूप में जो बनाने का जो काम था वो काफी ज्यादा मुश्किल था। अब ये काम इतना मुश्किल क्यों था? क्योंकि आबादी जो थी बटी हुई थी, जाति रूप से, धार्मिक रूप से, भाषाएं इनकी अलग अलग थी, पहनावा अलग था, खान पान अलग था, और इतनी विविधताओं वाले लोगों में, तो इतनी विविधता के जो लोग थे इनको एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना कोई आसान काम नहीं था, और जो भारत के विकास की समस्या थी वो भी सामने आ रही थी। अब जो तो था क्या था, तो जो सरकार थी उसके सामने जो क्या चुनौती थी कि जो भारत की एकता है उसको तो बनाना है। अगर आप रियासतों को जोड़ेंगे, जगह जगह को जोड़ेंगे सभी रियासतों को, तभी एक राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। तो एकता और जो विकास था उसे साथ लेकर चलना इनके लिए जरूरी हो गया था। ठीक है, तो दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में बहुत लंबा विचार विमर्श किया था। चर्चाओं से क्या रिजल्ट निकला था? चर्चाओं से रिजल्ट ये निकला कि भारत का संविधान लिखा गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। अब हमारा जो संविधान था इसकी कुछ विशेषताएं थी जब उस टाइम पे लिखा गया था। आइए जान लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं, पहली विशेषता थी कि संविधान में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। तो जो सार्वभौमिक मताधिकार, व्यस्क मताधिकार था, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि 21 साल से ज्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या थी? दूसरी विशेषता यह थी कि उन सभी जातियों, उसमें जो सभी जातियां थी, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नजर में समान माना गया था। ठीक है, इसकी तीसरी विशेषता थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी, और इसके साथ साथ छुआछूत की प्रथा को खत्म कर दिया गया था। तो जब संविधान बन रहा था तो उस समय दो मत सामने आए थे। इनमें से एक मत था कि जो संपूर्ण राष्ट्र
जो था संपूर्ण राष्ट्र के एक समान विकास के लिए केंद्र सरकार को जो है अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। और दूसरा मत क्या था? दूसरा मत ये था कि केंद्र की जगह राज्य को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि राज्य अपने अपने जो राज्य हैं उनमें विकास के कार्य करके एक दूसरे से जुड़ के इस राष्ट्र को एक बनाने में सहयोग दें। ठीक है, तो ये जब ये दो मतभेद सामने आए ना, तो इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न सूचियों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। जो कई सूचियां थी उनको 3 सूचियों में बांट दिया गया। ठीक है, 3 सूचियों में कौन कौन सी थी ये सूचियां? नंबर 1 केंद्रीय सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। अब जान लेते हैं। तो जो केंद्रीय सूची थी इसमें जो विषय थे वो थे कराधान, रक्षा और विदेशी मामले। और जो राज्य सूची थी इनमें क्या क्या थे? शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े विषय ऐड किए गए थे। और जो समवर्ती सूची थी इसमें वन एवं कृषि से संबंधित विषय थे। ठीक, अब संविधान में जब चर्चाएं होती थी, वाद विवाद होता था, तो संविधान सभा में बोलते हुए एक सदस्य टीटी कृष्णामचारी ने दक्षिण लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन पर हिंदी थोपी गई तो वहां के बहुत सारे लोग भारत से पृथक हो जाएंगे। ठीक है, अब जब संविधान सभा के सदस्य ही ऐसे ऐसे बयान देने लगे तो भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ना बहुत मुश्किल दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो इस विवाद को कम करने के लिए, इसे दूर करने के लिए जो था हिंदी को राजभाषा जो है घोषित किया गया। क्या था कि संविधान में ये चर्चा चल रही थी कि जो हिंदी है इसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिण के लोगों को उस समय पे हिंदी का इतना ज्ञान नहीं हुआ करता था। आज भी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, पर अब दक्षिण के लोग हिंदी समझ लेते हैं और काफी लोग बोल भी लेते हैं। ठीक है, तो उस समय पे टीटी कृष्णामचारी ने क्या बोला कि यदि उन पर हिंदी थोपी गई तो वो भारत से पृथक हो जाएंगे। तो इसके लिए राजभाषा जो हिंदी को था घोषित कर दिया गया। परंतु अदालतों, सेवाओं, जो सरकारी सेवाएं थी और विभिन्न राज्यों के बीच जो संचार आदि के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वो किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पुट हो चुका है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इन्हीं के जो भीमराव अंबेडकर थे, इनके नेतृत्व में जो दस्तावेज थे उनको अंतिम रूप दिया गया था। संविधान के जो दस्तावेज थे उनको लास्ट रूप दिया गया था। तो जो संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की भी जरूरत है। ठीक है, ये बात किसके द्वारा कही गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। कब? संविधान सभा के सामने। अब जो राज्यों का गठन का मामला था कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। ये भाषा के आधार पे राज्यों का गठन नहीं करना चाहते थे दोनों, जवाहरलाल नेहरू और जो अपने उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जब विभाजन हुआ था तो नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना जरूरी है। यह कथन किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। अब कांग्रेस के इस रवैये से असंतोष फैला हुआ था। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी जो थे अपने अपने राज्यों में अपने अपने नए राज्यों के निर्माण का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक राज्य की मांग करते हुए अनशन पर बैठ गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। इस समाचार ने जो आंध्र प्रदेश का उसकी जो हालत थी उसको अस्त व्यस्त कर दिया था। लोगों में काफी रोष पैदा
हो चुका था और विरोध जो था इतना बड़ा और गहरा होने लगा था कि केंद्र सरकार को यह मांग माननी पड़ी थी। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भारत के आधार पर भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर नए राज्य के रूप में गठित किया गया। तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस जो राज्य का जन्म हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश का। कब? 1 अक्टूबर 1953 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं, एग्जाम्स में काफी बार आ चुका है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की स्थापना के बाद क्या हुआ कि अन्य भाषाई जो समुदाय थे वो भी अपने अपने राज्यों की मांग करने लगे थे। परिणामतः एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई जिसमें 1956 जिसने क्या किया 1956 ने में अपनी रिपोर्ट जो सरकार को सौंप दी, सबमिट कर दी। और इसमें रिपोर्ट में क्या सुझाव दिया इन्होंने? दिया कि असमिया, बंगाल, उड़ीसा, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन किया जाए। ये रिपोर्ट किसकी थी? जो राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी। ये उनसे पूछने के लिए, चर्चा करने के लिए कि जो भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाए कि नहीं किया जाए। तो उन्होंने जो ये कुछ राज्य थे इनका नाम दिया था कि यहाँ पे अलग अलग प्रांत गठित कर दिया जाए। ठीक है, तो इसका गठन जब हुआ तो उत्तर भारत में जो विशाल हिंदी क्षेत्र था उसमें भी जो बांट दिया गया कई राज्यों के रूप में। 1960 में बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा दो अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। कब बांटा? 1960 में बंबई प्रांत को किसमें बांट? मराठी जो थे उनको मुंबई और जो गुजराती थे उनको गुजरात के रूप में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना। ये क्वेश्चन HSSC एग्जाम्स में पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, अब भाई राज्यों का निर्माण कर करके राष्ट्र को तो जोड़ लिया गया था, परंतु जो विकास जो करना था, एकता के साथ साथ विकास को भी कांग्रेस जो थी लेके चली थी। तो अब एकता, उन्होंने भारत राष्ट्र को एकजुट कर तो लिया था, अब बारी थी विकास की योजनाओं की। तो भारत और भारतीयों को गरीबों से मुक्त कराने के लिए और आधुनिक तकनीकें एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना जो था नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया। कब? 1950 में योजना आयोग। ओके, योजना आयोग का गठन 1950 में। ठीक है, ये जो विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच में किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा यह सब परिभाषित करना किसका काम था? योजना आयोग। भाई विकास की जो राह है उस पर आगे चलते हुए तो राज्यों के बीच में कैसे संतुलन बनाया जाए, ये जो चीज देखनी थी वो योजना आयोग को इसे देखना था, इसका काम था ये। तो 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई और इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। तो ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनके लिए एक अलग से आपको लेक्चर में करा दिया जाएगा, डिस्कशन पूरा होगा इस टॉपिक का। इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आते हैं, बट जो आज एनसीईआरटी की बुक में जिसका जो दिया हुआ है उसी के बारे में जान लेते हैं। जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना कब? 1956 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो जो ये पंचवर्षीय सेकंड योजना थी इसमें मेनली किस पे फोकस किया गया था? इस्पात जैसे भारी उद्योग, इस्पात जैसे भारी उद्योग और जो हमारे विशाल बांध परियोजनाएं थी इन पे जोर दिया गया था सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, भिलाई में जो इस्पात कारखाना था उसकी जो स्थापना थी 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। किसकी? जो भिलाई में इस्पात का जो संयंत्र है ना, इसकी स्थापना 1959 में किसके द्वारा? सोवियत संघ, उस समय में यूएसएसआर। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा जो 8th क्लास की हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी वो आज खत्म होती है। आज सारे चैप्टर्स अच्छे से करवाए जा चुके हैं। यदि आपको इन किसी भी चैप्टर को आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो ना, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। वीडियो को जो है लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारी क्लास यहीं तक नहीं रहने वाली है। अब ये जो 8th क्लास का जो पोर्शन हिस्ट्री का खत्म किया है ना एनसीईआरटी का हमने, इसके बाद एक क्लास आएगी जिसमें ये जो टोटल जो हमारे 6 पार्ट हुए हैं, इनमें जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे ना, वो आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम हिस्ट्री में 9th क्लास की एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री है वो शुरू कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपना जो सजेशन है हमारी क्लासेस के बारे में वो अपने कमेंट्स में दे चुके हैं। आप अपना जो सजेशन है वो हमें देंगे, तभी हमें आपका रिस्पॉन्स पता चलेगा। अगर हमें लगेगा कि किसी चीज में कोई सुधार करना है तो उस सुधार को किया जाएगा। ठीक है, बट जो है जो एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स है इन्हें कम समय में काफी डिटेल्स में इन क्लासेस में हमने डिस्कस किया है, आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। इसी के साथ आज का जो है सेशन ये जो है हम खत्म करते हैं। मिलेंगे अब अगली क्लास में एमसीक्यू के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को करते रहिए और अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होते रहिए। ठीक है।